हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमए मित्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेडिकामेन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर से। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर आशुतोष गुप्ता साहब, जो कि कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर है। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू मिस्टर धावन। सबसे पहले सर शुरुआत करते हैं अपनी कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो प्लीज एक्सप्लेन करेंगे कि आपकी कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है और ये फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होता कैसे है। मेडिकामेन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड जो हमारी कंपनी है, इसके दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं हरिद्वार में। और बहुत पुराना हमारा एक्सपीरियंस फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का है। बहुत रेगुलेटेड ये इंडस्ट्री है, जिसके अंदर सीडीएससी और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो इसको रेगुलेट करता है। इसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस हैं, उसके अंदर बहुत स्ट्रिक्ट WHO नॉर्म्स हम फॉलो करते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस नॉर्म्स फॉलो करते हैं। और उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसके अंदर जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मोस्टली हमारे पास जो सेक्शंस हैं वो टैबलेट्स, कैप्सूल्स, लिक्विड ओरल्स, ऑइंटमेंट्स, जेल्स, इन सब के सेक्शंस हैं। और जेनेरिक ड्रग्स, जनरल फॉर्मुलेशंस, और जो आयरन प्रोडक्ट्स होते हैं, रिहाइड्रेशन प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके अंदर हमारी स्पेशलाइजेशन है। एंटी मलेरियल प्रोडक्ट्स भी हम इसके अंदर बनाते ओके, थोड़ा सा पीछे जाके सर हम लोग कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई और अभी तक की जर्नी कैसे रही उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप अभी एक सब्सटेंशियल बेस के ऊपर आ चुके हैं, राइट? तो अभी तक की जर्नी के बारे में अगर कुछ बता पाए सर। हैं। हमारी कंपनी 1995 में स्टार्ट हुई थी। और बेसिकली जनरल ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट्स के पर्पस से हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद हमने जो हमारे बायर्स थे, उनके लिए हमने लोन लाइसेंसेस लिए, और काफी कंपनीज के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट में थे और उनके प्रोडक्ट्स बनाते थे। देन 2007 में हमने अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला था हरिद्वार में। फिर 2010 में दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला था। तो वी हैव टू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन हरिद्वार। और journey has been good. We have been growing very well and we have a good customer base। और एक अच्छी ग्रोथ जर्नी हमारी रही है मेडिकामेन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड में, as we have a very long standing experience jointly of around 40 years in this industry. So we have good contacts internationally with trusted companies, and all the major buyers internationally know us personally, and we have been in communication with them. And now with this company, we think we are on a launch pad and we can grow with our customer base. ओके, तो सर जैसे कि आपने बताया कि आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, राइट? कैप्सूल हो गए या ऑइंटमेंट हो गया। कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट टाइप पे आपका ज्यादा फोकस है या आपका ज्यादा इंटरेस्ट है जिसमें ज्यादा मार्जिन हो या ज्यादा डिमांड हो, ऐसा कुछ? हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है फेरस सल्फेट फॉलिक एसिड टेबलेट्स, जिसके लिए हमारा डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। इट इज अ सिंगल प्रोडक्ट फैसिलिटी, और उसके अंदर हमारा अच्छा फोकस भी है। एंड इट इज अ गुड प्रॉफिट गिविंग प्रोडक्ट ऑल्सो। एंड इट इज अ बल्क प्रोडक्ट, जिसका वर्ल्ड ओवर गवर्नमेंट में डिमांड रहता है। इट इज अ बेसिक गवर्नमेंट सप्लाई प्रोडक्ट। तो ओके। दैट इज आवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट। ओके, और जैसे सर मैं आपके डीआरएचपी भी में पढ़ रहा था, आप गवर्नमेंट टेंडर में भी पार्टिसिपेट करते हैं, राइट? तो एक तो हो गया जी, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जो कि आप दूसरे कंपनीज के लिए मतलब ये ड्रग्स बनाते हैं, और दूसरा हो गया ये गवर्नमेंट टेंडर्स। तो ये स्प्लिट क्या होगा और आगे जाके इसमें कुछ पर्टिकुलर चीज पे ज्यादा फोकस होगा, जैसे कि गवर्नमेंट टेंडर्स में ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या कम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी होगा आपका? देखिए ये इस बिजनेस में बड़ा एक बैलेंस स्ट्राइक ऑफ करना इम्पोर्टेंट है। अभी हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी जो कर रहे हैं, वो इंटरनेशनली बायर्स के लिए भी कर रहे हैं। और जो गवर्नमेंट सप्लाईज है, वो हमारा एक शुरू से बहुत अच्छा बिजनेस है। वो हमने थोड़ा सा स्लो किया बिकॉज ऑफ द पेमेंट इश्यूज, बट नाउ I think we can have based on our experience with the government department, we can increase that business. But जो आने वाले टाइम में हमारा मेजर फोकस रहने वाला है, that would be exports of our formulations and also exports of our outsourced formulations to key and specific markets, international markets.
सर आपका नाम काफी इंटरेस्टिंग है, मेडिकामैन। उस नेमिंग का सिग्निफिकेंस बताएंगे, आपने कैसे ये कंपनी का नेम चूज किया? बहुत शुरू से इस कंपनी का नाम है। पहले हमारी कंपनी एक मेडिकामैन बायोटेक लिमिटेड भी है, जो हम्म। हमने डाइवेस्ट किया था उसके अंदर से। तो हम्म। देयर इज नो मेजर स्टोरी बिहाइंड द नेम, जस्ट हम्म। पीपल बिहाइंड मेडिसिन, सो ओके। मेडिकामैन। गॉट इट। थैंक यू सर। गॉड। सर आपके, मैं फाइनेंशियल चेक कर रहा था, आपके हर ईयर के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स काफी रहते हैं। तो ये बिजनेस ही ऐसा है कि लाइक वी सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर और हमारे एजेंट की ट्रेड रिसीवेबल ऑलवेज विल बी ऑन हायर साइड? रिसीवेबल्स हमारे हायर साइड गवर्नमेंट सप्लाईज की वजह से रहते हैं, ओके। क्योंकि द पेमेंट्स गेट डिलेड। हम्म। तो हमारा रिसीवेबल्स का मेजर रीजन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को सप्लाईज रहता है। जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और जो हमारी अदर सेल्स होती हैं, वो मेजरली एक की स्पेसिफिक स्पेसिफिक क्रेडिट टर्म पे या फिर एडवांस। ओके। तो सर आप रिवेन्यू सेग्रीगेशन बताएंगे, कितना हमारा गवर्नमेंट स्प्लिट रहता है, कितना बाकी एंटिटीज को हम लोग सेल करते हैं? It changes year to year. ओके। Sometimes it is 20-80, 20% हम्म। government. हम्म। At times it has been 30 to 40% even. ओके। As I told you, it has gradually come down. We have intentionally brought it down to focus on our other endeavors, which gives us faster payments, which gives us faster, more profits. हम्म। और सर जैसे मैं देख रहा था कि जनवरी के अंदर आपने कुछ प्रेफरेंशियल इशू से रेज की थी प्रोसीड्स, और उससे पहले आपने लोन को इक्विटी के अंदर कन्वर्ट किया है। तो गोइंग फॉरवर्ड जो आप आईपीओ लॉन्च करेंगे, उससे डेट इक्विटी रेशियो चेंज करने का प्लान है, कुछ एग्जिस्टिंग डेट रिड्यूस करने का नियर टर्म फोकस है कंपनी का? नहीं, डेट रिड्यूस करने का भी हमारा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि कोई मेजर डेट कंपनी के ऊपर है भी नहीं। तो अभी जो हमारा मेजर डेट है वो बेसिकली इन फॉर्म ऑफ बैंक लिमिट्स हैं, सीसी लिमिट्स हम्म। हैं, एलसी लिमिट्स हैं। तो कोई ओके। ऐसा मेजर डेट कंपनी के ऊपर नहीं है, तो डेट हम्म। रिड्यूस करने का नहीं है। इनफैक्ट व्हेन द सेल्स विल इंक्रीज, विल हैव मोर लिमिट्स फ्रॉम द बैंक। ओके। एंड सर जैसे आपके कई कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट होता है, तो अभी एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक बिजनेस का रेवेन्यू स्प्लिट क्या होगा? अभी जो, अगर हम सितंबर तक की बात करें, जो हमारा स्टब हम्म। पीरियड है, उसके अंदर हम्म। अराउंड 40% हैज बीन एक्सपोर्ट्स। ओके। एंड सर लाइक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर काफी रेगुलेटरी कंडीशन रहती है। कई बार देर आर सम गाइडलाइन और चेंजेस की हमारी प्रॉपर सेफ्टी मेजर प्रोक्लेम किया है या नहीं किया, तो उस तरह से हमें भी कुछ चैलेंजेस होते हैं जहाँ पर रेगुलेटरीज हमारी मशीन फैक्ट्रीज चेक करते हैं कि प्रॉपर पॉलिसी हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हर कंपनी को चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हम्म। द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इंटरनेशनली इज वेरी डायनेमिक, हम्म। और every year it is changing. So we, as per all changing norms, and as हम्म। all industry people do, we also invest in yearly plant updations ओके। to ओके। manage those dynamics. ओके सर, एक्सपोर्ट की बात थोड़ी सी आगे करते हैं। तो आई गेस एक्सपोर्ट में भी आपका फोकस एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा है, करेक्ट सर? तो आगे जाके अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करने के कुछ प्लान्स है, या फोकस अभी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में भी रखने का प्लान है? अभी हमारा फॉर फर्स्ट 2 years एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में ही फोकस रहने वाला है, और साइड बाय साइड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का हमारा फोकस हम बढ़ाने वाले हैं। वी आर ऑलरेडी इन डिस्कशंस विद सम कंपनीज, and we can explore possibilities in Central America also and South America also. But Europe and US is not in our plans. But Europe, yes, it is in our plans. But after 3 to 4 years ओके। of exploring the Central and South America. ओके। और सर जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले रेगुलेटर्स की बात कर रहे थे, राइट, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे थे, तो आपके बिजनेस के लिए, आपके डोमेन, बाकी कंपनीज जो कि आपके डोमेन में आते हैं, की रिस्क्स क्या होंगे? रेगुलेशन एक रिस्क होगा, या उसको आप रिस्क नहीं समझते, और बाकी क्या रिस्क हो सकते हैं? Regulation always is a risk, but जो हमारा आगे प्लान है, वो मेजरली हमारा प्लान अपनी डिस्ट्रीब्यूशन उन कंट्रीज में स्टार्ट करने का है। So we will source from the companies who are already approved in those countries, अच्छा।
So regulation would not be that big a challenge because we already have established the contacts with the companies who would be our potential suppliers, who would be giving us the products in our own brand names. So for our future growth strategy, regulation, to manage regulation is our basic job. ओके। और रेगुलेशन के अलावा कोई आप पर्टिकुलर डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट या मैन पावर या ऐसा कोई और रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया है अपनी कंपनी के लिए, या दोज आर नॉट सिग्निफिकेंट? No, everything is significant. The risks are fragile economies. Then we have a risk of manpower, definitely, because to find a key person when you establish an office, you have a key person. So it depends how much successful he is in that market. So we try to hire good people, but often it's a hit and try. ओके। सर, जैसे आपके डीआरएचपी के लीगल सेक्शंस में कुछ लिटिगेशंस के बारे में मेंशन है, राइट? तो टैक्स और कुछ कंप्लेंट्स, तो इन जनरल ये कितना टाइम लेती है सारी चीज़ें क्लोज आउट करने में, और उसकी वजह से आपके रेवेन्यू में अगले 2-3 साल में कुछ मेजर इम्पैक्ट हो सकता है? इसके अंदर ये एक रूटीन प्रोसेस है हमारी इंडस्ट्री का, तो इसके लिए हमारी पूरी लीगल टीम भी रहती है जी। और एक इतने सालों के एक्सपीरियंस से भी चीजें हम मैनेज करते रहते हैं, तो ऐसा कोई रिस्क फैक्टर ऐसा नहीं है. But yes, these kind of risks are associated with our industry and we cannot negate it. But everyone is now, habitual of these things, all ओके। these legal complications. So we don't think that is gonna be any issue with the company. ओके। और सर, कंपटीशन की बात करें तो आई गेस फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी कंपनीज़ काम करती है, राइट? तो ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपकी कंपनी को डिफरेंशिएट करती है? आपके की डिफरेंशिएटर फैक्टर्स क्या होंगे, या की यूनिक वैल्यू प्रोपोज़िशंस क्या होंगे? हमारे यूनिक की जो थिंग्स हैं वो ये हैं कि एक तो हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. जी। We have been associated with them since decades. Also, the new strategy or the growth strategy we are devising to have our own offices in our markets, in our key markets, that differentiates us from other manufacturers. Now, those manufacturers would be keen to export their goods to us in those markets. So we are already in process to establish those contacts. So uh, we have local partners there and we have an experience of decades in those markets. ओके। और सर, कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन की बात करें तो आई गेस आपके 2 प्लांट है हरिद्वार में। एक प्लांट तो फुल्ली यूटिलाइज़्ड है, दूसरे प्लांट में काफ़ी कैपेसिटी अभी लेफ्ट है। तो नेक्स्ट 2-3 साल अगर देखें तो उसमें आपको लगता है कि कुछ कैपेक्स की ज़रूरत होगी, या ये जो यूटिलाइज़ेशन है दैट वुड बी सफिशिएंट? आई मीन द कैपेसिटी इज़ सफिशिएंट। As we'll go for more regulated markets, I think the capacity utilization would be the same, but the value terms will be, we will increase the sales, we will increase the profits, but the capacity utilization would be quite similar in coming years. But after 3 years to 4 years, when we have our new growth strategy for some new products, maybe the capacity utilization changes. ओके, तो But in इमीडिएटली coming कोई years, कैपेक्स की ज़रूरत नहीं है? कैपेक्स की जरूरत है क्योंकि we want to go to international markets and key markets which are higher regulatory markets. So we need a capex to match their requirements, ओके। to be approved in their regulatory audits. So we need capex, and every pharma company needs a capex in the compliance every year. But जी। as we want to go faster in that direction, so we need a more capex in that direction. ओके। सर, बिफोर वी कंक्लूड दिस इंटरव्यू, आप पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए हमारा मैसेज यही है कि वी हैव बीन इन द मार्केट फॉर मेनी डिकेड्स. We have had a listed company, Medicam and Biotech Limited, and we have a history
of giving good returns to our investors. And we really hope and we believe that we can give a good return to our investors in this endeavor also, as the growth strategy is similar and the markets which we are targeting are even better and newer. ओके, थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें समय दिया और अपनी कंपनी के बारे में विस्तार से समझाया। थैंक यू। Thank you, Mr. Dhawan. Thank you.